हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूं मैं निखिल गोयल आप सभी का अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद करता हूं आपकी खुशहाली की और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, बिकॉज आपका एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है। सो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपका एसएससी जेई का एग्जाम स्टार्ट होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है, एसएससी जेई का एग्जाम जो है 2019 और 2020 सेशन वाला 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। और आज 27 अक्टूबर है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे एसएससी जेई एग्जाम के लिए बीएमसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और बीएमसी जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, टोटल रट्टा मारो जिंदाबाद वाला सब्जेक्ट है और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इतिहास को मद्देनजर रखते हुए एसएससी जेई के एग्जाम में बीएमसी से पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच लाया हूं। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बीएमसी के यहां पर लाया हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे ही टाइप के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं एक सेशन के अंदर, उतने मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेशन को एंजॉय करिएगा, इस सेशन से सीखने की कोशिश करिएगा। और देखिए होता क्या है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हम लोगों को एक पैटर्न समझ में आता है और हमारे अंदर अपने आप ही एग्जाम को लेकर एक स्ट्रेटेजी पैदा होने लग जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को किस तरह से चलना है, ताकि पूरे का पूरे क्वेश्चन जो है एक लिमिटेड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम कंप्लीट कर सके और कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर सके। तो यही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सेशन लेकर आया जिसमें बीएमसी के काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी से कहना चाहूंगा कि भैया सेशन को प्लीज शेयर करिएगा दूसरे बच्चों तक भी, ताकि वो बच्चे भी इस सेशन को देख सके और कुछ सीखने का प्रयास कर सके। इन सभी से पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन कि भैया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो हमारे जूनियर्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मैंने प्लस कोर्स स्टार्ट करा। मेरे प्लस कोर्स से जुड़ने का एक मेरा कोड है, दैट इज एनजी लाइव। अनअकैडमी पर जब आप आओगे और मेरी गाइडेंस में अगर तैयारी करना चाहोगे तो ये मेरा कोड है एनजी लाइव। जब हम ये कोड लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी टीम से जुड़ जाते हो। मैं और मेरी टीम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल की तैयारी करवाते हैं। इस कोड को लगाने का एक और बेनिफिट होता है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कोड हम अप्लाई करते हैं तो आप प्लस मेंबर बन जाते हैं। प्लस मेंबर बनने का मतलब होता है आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, आपको डाउट सेशन मिलेंगे लाइव, आपको लाइव टीचर से इंटरेक्शन मिलता है, आपको टीचर के नोट्स मिलते हैं, आपको हर लेक्चर की पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स मिलते हैं। तो जो भी चीज आपको तैयारी करने के लिए चाहिए वो सब आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। कॉस्ट भी बहुत कम है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये एनजी लाइव कोड को आप याद रखना, क्योंकि इसी कोड के थ्रू आप मुझसे जुड़ पाओगे। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात आती है कि भैया ये जो हमारा एनजी लाइव कोड है ये हमारे बहुत सारे एग्जाम में लगाया जा सकता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको 35 एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, 35 एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और वो 35 एग्जाम इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको तैयारी करवाते हैं। आपका कोई भाई बंधु है या आप ही किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी करते समय भी आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए। तो वो एग्जाम कौन कौन से हैं सर? यूपीएससी है, वो है बैंक, वो है आईआईटी जेई का एग्जाम, वो एनईटी का एग्जाम, वो एसएससी का एग्जाम, वो रेलवे का एग्जाम, वो नीट का एग्जाम्स, वो ईएससी का एग्जाम, वो सीबीएसई के एकेडमिक्स वालों के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। तो एनजी लाइव आप हर एग्जाम में यूज कर सकते हैं, हर एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए क्या होगा हमारा कि जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमारी एक घड़ी चालू हो जाएगी और उस घड़ी के अंदर मैं आपको 20 सेकंड का टाइम अलॉट करूंगा। उस क्वेश्चन को फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा और उस क्वेश्चन के पीछे के जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो हिडन फैक्ट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को दर बदर सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए
कितने क्वेश्चन गलत हुए, ताकि आपको ये एनालिसिस हो सके कि आप कहां पर लाई करते हैं। दूसरी बात, इसी के साथ मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूं। कई बच्चों का मोरल सपोर्ट डाउन हो जाता है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन कम होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और क्वेश्चन के आंसर गलत आते हैं, तो कई बच्चों का मोरल सपोर्ट डाउन होता है। यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मोरल सपोर्ट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन करने की जरूरत नहीं है। अप टू द हाई पॉइंट आप लोगों को रहना है। देखिए, आपको पहले ही सोचकर चलना है कि जो आंसर आपके गलत हैं उनको आप सीख कर बैठेंगे, उनको आप यहां से ही करेक्ट करेंगे, और एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम वहां पर उसको सही कर देंगे। तो आपको यही सेशन इसी थिंकिंग के साथ देखना है कि आपको यहां पर अपने आप को कोई सिद्ध नहीं करना, अपने आप को कोई साबित नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है और सीख कर यहां से जाना है और एग्जाम में उस चीज को लिख कर आना है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहता हूं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बंधु। क्वेश्चन 1 में आप लोगों को बोला गया है यहां से कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो क्या होती है। ऑप्शन ए -1.5, -1 -0.5, -1 एंड -1 एंड -0.5, या 0 एंड 0.5। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को 20 सेकंड का समय अलॉट किया जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मात्र 10 सेकंड का समय रह गया है आपके पास, जल्दी सॉल्व करेंगे, और 15 सेकंड आपके पूरे होते हुए यहाँ 3, 2, 1, टाइम्स अप। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पे कि भैया आप लोगों के लिए जब भी पॉइजन रेशियो की बात आती है तो पॉइजन रेशियो 2 डाटा शो करता है। मेरे पास एक डाटा आता है आपका थियोरेटिकल डाटा, मेरे पास एक डाटा आपका आता है थियोरेटिकल वैल्यू, एक डाटा मेरे पास आपका आता है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो देखिए, यहां मुझसे पूछा गया है अभी थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू को कोई नाम नहीं लिया गया। प्रैक्टिकल वैल्यू मेरे पास कितने से कितने तक लाई करता है, 0 से लेकर 0.5 के बीच में। थियोरेटिकल वैल्यू मेरे पास कितने से कितने तक लाई करता है, -1 से लेकर 0.5 के बीच में। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, 2 -1। अभी एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों की ये आ जाए कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो कितनी होती है, तो आप लोग प्रैक्टिकल केस की तरफ जाइएगा। अगर लिखा आता है थ्योरेटिकल, तो आप थ्योरेटिकल वाला आंसर करेंगे, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल वाली वैल्यू को सही करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, the value of the VB time for low workability as per the Indian standards। लो वर्केबिलिटी के लिए VB टाइम कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 से 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 से 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 20 से 30 सेकेंड। आपका समय स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए। अब चलिए सॉल्व करेंगे जल्दी से मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीबी टाइम लो वर्केबिलिटी के लिए कितना होता है? 10 सेकेंड आप लोगों के बीत चुके हैं और यहां पर 15 सेकेंड आपके बीत चुके हैं। 3, 2, 1 समय समाप्त इस क्वेश्चन के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं समझाना चाहूंगा, व्हेनेवर वी आर हैविंग लो वर्केबिलिटी और वर्केबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको ये चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप लोगों का समय 20 सेकेंड से ज्यादा का लगता है तो वो कंक्रीट कैसा होता है? वो कंक्रीट या सीमेंट पेस्ट आपका एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी का होता है। अगर आपका समय 12 से 20 सेकेंड के बीच में लगता है तो वो कंक्रीट कैसा होता है? दैट इज ऑफ द वेरी लो कैटेगरी। चल, अगर आपका समय यहां पर 5 से 10 सेकेंड के बीच में लगता है, या आई विल से दैट एक्चुअली में 5 से 10 नहीं होता, इट इज 6 से 12। तो आई विल से इट इज एक्चुअली में 6 से 12। तो आई विल से इट इज ऑफ द लो कैटेगरी। जब आपका समय 3 से 6 सेकेंड के बीच में लगता है
तो ये मीडियम वर्केबल कैटेगरी का होता है, और जब आपका समय 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में लगता है तो ये हाईली वर्केबल कैटेगरी के बीच में होता है। अब इसी के साथ मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था लो कैटेगरी कौन सी है। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया लो कैटेगरी मेरी कौन सी है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 6 से 12 सेकंड के लिए 5 से 10 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेज व्हाट। अगर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो है तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में कमी करना क्या कॉज कर सकता है, वर्केबिलिटी में इंक्रीज कर सकता है, वर्केबिलिटी में डिक्रीज कर सकता है, नो चेंज इन द वर्केबिलिटी, या फिर नन ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर दिस क्वेश्चन। 3 4 5 आपके यहां पर 10 सेकंड बीत चुके हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समय समाप्ति इस क्वेश्चन को लेकर हमारे पास, मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा क्या होता है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि जनरली हम अपने कंक्रीट के अंदर एंगुलर एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एंगुलर एग्रीगेट्स के अंदर मुझे कोहेसिव बॉन्डिंग अच्छी खासी मिल जाती है, इंटरलॉकिंग मुझे अच्छी खासी मिल जाती है, और वहां पर मैं कहना चाहूंगा इस इंटरलॉकिंग की वजह से मुझे स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ये चीज हमें पता है। तो देखिए क्या होता है कि जब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो एब्राम्स लॉ हमें कहता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो एब्राम्स लॉ मुझे यहाँ पर क्या कहता है, एब्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द एब्राम्स लॉ, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। तो आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तुम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को कम कर रहे हो तो एग्रीगेट कम हो रहा है, एग्रीगेट अगर कम हो रहा है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, और स्ट्रेंथ अगर कम हो रही है तो तुम्हारी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है। You can say from this phenomena. So I will say that according to me and you and the concept, option number A is the correct answer of this question. Next question आप लोगों का स्क्रीन पर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको। चलिए, क्वेश्चन में आपको बोला गया द साउंडनेस टेस्ट ऑफ अ लीच एटिलियर सीमेंट टेस्ट gives us unsoundness due to what? Free lime, magnesia, both free lime and magnesia, and none of these. I will give you time for this question. Your time starts now and I will suggest only 15 seconds. Option A, option B, option C, option number D for this question. चलिए, अभी समय समाप्ति लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं सबको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लीच एटिलियर जो टेस्ट होता है आप लोगों का, ये लीच एटिलियर टेस्ट आपका लाइन की वजह से साउंडनेस शो करता है, और आपका जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है, दो तरह से हम लोग अपनी साउंडनेस को चेक करते हैं। ये लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से चेक करता है, लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों की वजह से चेक करता है। सो अकॉर्डिंग टू लीच एटिलियर प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर क्या कहता है, क्वेश्चन आपको, द लाइम मोटार इज मेड बाय व्हाट। लाइम मोटार किस मटेरियल से बनाया जाता है? क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, या फिर व्हाइट लाइम। ऑप्शन ए बी सी डी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड आपके ओवर हुए क्वेश्चन को लेकर, सोच समझकर आंसर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, 15 सेकंड यहां ओवर होते हुए मात्र 2 सेकंड और देना चाहेंगे समय समाप्ति इस क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक लाइम से ही हम अपना मोटार प्रिपेयर करते हैं। फैट लाइम से हम क्या करते हैं? फैट लाइम हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। फैट लाइम हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। एल्यूमिना कितने से कितने के बीच लाई करता है? ऑप्शन ए 5 से 10%, 20 से 30%,
50 से 60% या फिर 70 से 80%? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन क्या कहता है, एलुमिना कितना होना चाहिए आपकी ईंट के अंदर? 20 सेकंड का समय अलॉट किया गया है हर क्वेश्चन के लिए, और यहां पर भी हम 20 सेकंड देंगे आपको, सॉल्व करेंगे जल्दी। चलिए, समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर मैं आपको कुछ डाटा लिखवाना चाहूंगा जो कि आपके काम आ सकता है यहाँ पर। तो डाटा आपका क्या कहता है कि आपकी ईंट के अंदर जो सिलिका होता है वो कितना होता है? इट इज नियर अबाउट 50 से 60%। आपकी ईंट के अंदर जो एल्यूमिना होता है ये कितना होता है? एल्यूमिना इज नियर अबाउट 20 से 30%। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से, तो आपका लाइन कितना होता है? इट इज नियर अबाउट 5 से 6%। आपका आयरन ऑक्साइड कितना होता है? Fe2O3, इट इज नियर अबाउट 5%। और अभी इसके बाद मेरे पास एक और टर्म आती है, दैट इज नोन टू बी एज मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास मेरा होता है। ये डाटा आपको याद रखना है, आपके काम में आने वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, द मेजर ingredients of the Portland cement are? Option A, lime and silica, option B, lime and alumina, option C, silica and alumina, and option number D, lime and iron. Option A, option B, option C, option D. Time starts now. Easy question आपके बीच आया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को सोच कर करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, समय समाप्ति इस क्वेश्चन को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू लेडीज एंड जेंटलमैन डाटा क्या मिलता है। जब भी हम सीमेंट की बात करते हैं यहाँ, तो सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा होता है मेरा लाइम, इट इज नियर अबाउट 60 से 65%, याद रखिएगा। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा आता है सिलिका, इट इज नियर अबाउट 17 से 25%। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा कम होता है, दैट इज नियर अबाउट 3 से 8%। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज नियर अबाउट 0.5 to 6%। उसके बाद मेरे पास आता है मैग्नीशिया। ये 5 मेजर कंपोनेंट आते हैं मेरे पास, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 to 4% आती है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ दो चीजें और लिख लीजिए, वो भी आपके काम आ सकती है। एक होता है आपका सल्फर, एक होता है आपका सल्फर। सल्फर कितना आता है? इट इज नियर अबाउट ओनली एंड ओनली व्हाट 1 to 3%। और उसके बाद आपका आता है एल्कलीज। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर एल्कलीज, इट इज नियर अबाउट 1 to 2%। ये सभी डाटा आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा आपका क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा आपका आ रहा है लाइम एंड सिलिका। तो आई विल से दैट लाइम एंड सिलिका मेरा सबसे ज्यादा है इसके अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। द वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स व्हाट? वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सॉल्व करेंगे, 15 सेकंड का समय अलॉट किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से। चलिए, समय समाप्ति इस क्वेश्चन को लेकर आप सभी के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आप लोगों को मैंने बताया था एक टर्म दैट इज नोन टू बी एज द एब्राम्स लॉ। एब्राम्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करता हूं तो मेरी वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। तो एब्राम्स लॉ को मद्देनजर रखते हुए वी विल गो विद द वाटर सीमेंट रेशियो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन मुझे क्या कहता है यहाँ पर, द डिस्टेंपर इज यूज्ड टू कॉट व्हाट? डिस्टेंपर कहाँ यूज करा जाता है जनरल? एक्सटीरियर वॉल्स में, इंटीरियर वॉल्स में,
वुड वर्क में या कंपाउंड वॉल्स में। समय आपका स्टार्ट होता है अब। 20 सेकंड का समय सोचकर आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। चले, समय समाप्त इस क्वेश्चन को लेकर आप सभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए होता क्या है कि आप सभी को पता है कि भैया हम जब डिस्टेंपर यूज करते हैं तो अपने घरों की दीवार पर करते हैं। वो घरों की दीवार हमारी अंदर होती है, बाहर की तरफ हम डिस्टेंपर कभी नहीं करते क्योंकि सनलाइट और मौसम से रिएक्ट करके डिस्टेंपर घुल मिल के खत्म हो सकता है। वही घरों की दीवार पे अंदर भी साइड करते हैं, सबको पता है। आई विल से दैट इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं है, कुछ समझने की बात नहीं है। इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या कहता है। क्वेश्चन आपको select cement out of the following which may be used for the mass concreting। mass concrete वर्क के लिए इनमें से कौन सी सीमेंट यूज की जा सकती है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, पोर्टलैंड पोजोलाना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कौन सी सीमेंट इनमें से यूज करी जा सकती है। आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। आई एम गिविंग यू 20 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, समय ऊपर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। चले, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझकर चलिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अभी समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि मास कंक्रीटिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे। मास कंक्रीटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उस सीमेंट को जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम होगा। क्यों भैया? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो आप लोगों का क्रैक शो कर देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्रैक शो कर देगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसमें कम होगा उसको यूज करते हैं। हमें पता है कि लो हीट सीमेंट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कम है, पोजोलाना के अंदर कम है, लेकिन जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर आपका हीट सीमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यूज नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा यूज किया जाता है, चौथे वाली सीमेंट यूज नहीं करी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट। ओलिक एसिड किस चीज के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एंटीबैक्टीरियल सीमेंट या फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। सॉल्व करेंगे जल्दी से, इजी क्वेश्चन, 15 सेकंड का समय अलॉट किया जाएगा, बहुत इजी है, जल्दी सॉल्व करेंगे। ओलिक एसिड किस चीज की सीमेंट के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक, एंटीबैक्टीरियल और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। समय समाप्त इस क्वेश्चन को लेकर। आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ओलिक एसिड करता क्या है। ओलिक एसिड आपके सीमेंट के पार्टिकल के अबाउट एक लेयर बना लेता है जो कि पानी से रिएक्ट नहीं कर पाता। नो रिएक्शन विद वाटर। सो आई विल से दैट जब पानी से रिएक्ट ही नहीं हो पाता ये, तो मैं कह सकता हूं सर इट फॉर्म्स हाइड्रोफोबिक सीमेंट। जब पानी से रिएक्ट ही नहीं होता तो ये कौन सी सीमेंट प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोफोबिक सीमेंट। आई विल से ओनली ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, ओलिक एसिड के अलावा और कौन सा एसिड यूज किया जा सकता है। स्टेरिक एसिड। ओलिक एसिड के अलावा स्टेरिक एसिड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम by heating it to the temperature of 900 degree Celsius. Releasing carbon dioxide is known as what? एक कार्बोनेट से लाइमस्टोन से क्विकलाइम बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है जब उसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। ऑप्शन ए चार्जिंग, कैल्सिनिंग, ड्राइंग और हाइड्रेशन। ऑप्शन ए बी सी डी। सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए एक चीज समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन के बाद आपसे चर्चा करता हूं 2 मिनट की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन बात आती है यहां से, जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन का समय समाप्त होता है यहां पर, और मेरे अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूंगा उसको बोला जाता है कैल्सिनिंग। क्या होता है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पर,
तो ये क्या बनता है, क्विकलाइन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या है, क्विकलाइन है, और ये क्या है, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि आपको कल के एग्जाम में क्या फॉलो करना है, जरा उस बारे में बात करते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कल के एग्जाम में आपका आता है एक टेक्निकल पोर्शन, एक होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन। सबको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों का नॉन टेक्निकल पोर्शन जो होता है, वो नॉन टेक्निकल पोर्शन टोटल वन लाइनर कंसेप्ट पर आता है एक्सेप्ट रीजनिंग। मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, चाहे आप करंट अफेयर्स ले लो, चाहे आप जीएस का कोई भी पार्ट ले लो, चाहे आप हिस्ट्री ले लो, चाहे पॉलिटी ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, दैट इज टोटली रट्टा मारो जिंदाबाद क्वेश्चन। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना सॉल्व करो और बहुत दिमाग लगाओ, नहीं, ऐसा होता है आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आई कैन से दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वन लाइनर क्वेश्चन। हद से हद एक क्वेश्चन को 5 सेकंड का समय देना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं देना चाहूंगा अगर मुझे आता है तो। बराबर बात बोल रहा हूं ना? ठीक है, तो मेरा दिमाग क्या बोलता है कि मुझे सबसे पहले नॉन टेक्निकल पार्ट को अटेम्प्ट करना है। क्यों? कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। उसके बाद मुझे लेकर आने टेक्निकल पर। रीजनिंग मत छूना, अभी रीजनिंग मत छूना। क्यों सर? टाइम खा जाएगी, टाइम होता ही नहीं है, बाद की बात है, मैं बताऊंगा अभी बाद में क्यों। टेक्निकल पर आ जाओ। टेक्निकल दो चीजों में कवर अप होता है, एक होता है न्यूमेरिकल पोर्शन, एक होता है इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिख रहे हैं, दैट इज नोन टू बी एज द रट्टा मारो क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूमेरिकल आते हैं 15%, रट्टा मारो 85%। मैं टेक्निकल के उन रट्टा मारो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं जो 85% है। मैं 15% को छूंगा भी नहीं। जिसमें पेन से लिखने की आदत पड़ जाए वो क्वेश्चन लेने नहीं है, अभी बाद की है। मैंने क्या करा, नॉन टेक्निकल के वन लाइनर सारे खत्म कर दिए, टेक्निकल के 85% क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब वो बात अलग है तुम्हें कितने आते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें सब आता है। 85% खत्म हो गए। अब तुम आ जाओ यहां पर रीजनिंग पार्ट पर। जब तुम रीजनिंग पार्ट पर आओगे, मैंने रीजनिंग बाद में लेने को क्यों बोला, क्योंकि हमको पता है रीजनिंग विल टेक लॉट ऑफ टाइम, रीजनिंग विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। समय वैसे नहीं होता और टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। दूसरी बात, रीजनिंग सॉल्व करने में दिमाग बहुत यूज हो रहा है, यस बहुत यूज हो रहा है। तीसरी बात, रीजनिंग के क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं बहुत बारी। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, बच्चे जब एग्जाम देकर आते हैं तो यही बोलते हैं यार रीजनिंग दिमाग खा गया। तो अगर शुरू में ही वो चीज आपका दिमाग खा जाती है बाई चांस, तो तुम्हें भी पता है यार कि अगर शुरू में ही दिमाग खा गई तो बाकी दिमाग तो बचेगा ही नहीं ना पूरे एग्जाम के लिए। वो वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन थे सारे रह जाएंगे। समय की पाबंदी, दिमाग में आलस, दिमाग में सुस्ती, दिमाग की थकावट, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी अगर रीजनिंग को थर्ड पॉइंट पे रख रहा हूं। शुरू में वन लाइनर खत्म कर दो, फिर आ जाओ रीजनिंग पे, जितनी रीजनिंग सॉल्व हो सकती है कर दो। उसके बाद आ जाओ जो तुमने 15% न्यूमेरिकल छोड़े थे, 15% में से कुछ तो करोगे, कर दो। तुमने कर दिए। ये सारा का सारा पेपर ना, अगर पेपर 2 घंटे का है, ये सारा पेपर तुम्हें 1.5 घंटे में खत्म करना है। आधा घंटा लास्ट का बचा के रखना। किस लिए? सुनो अब मेरी बात को। ये जो 1.5 घंटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1.5 घंटा तो वो है जिसमें तुम्हें आता था तो तुमने कर दिया, नहीं आता तो तुमने सोचा नहीं था उसके बारे में, नहीं आता था तो नहीं आता था, छोड़ दिया था। वो जो लास्ट में आधा घंटा आपका बच रहा है ना, जब आपका दिमाग फुल एकदम बोल्टिंग मोड पे आता है, उसेन बोल्ट वाली स्पीड पकड़ता है, इस बार पक्का पार यार, मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है, वो अंदर के जो जमीर बैठे हुए हैं उनको जगाना है, अब खुद में शर्म आने लगी है और इस बार पक्का निकाल कर जाना है। जब वो सिचुएशन तुम्हारे पास आती है, मानो ना मानो तुम गलत करते हो। सर शुरू के तुमने 1.5 घंटे में सही सही क्वेश्चन लगा लिए, लास्ट के आधा घंटे में तुम कितना गलत कर दोगे? नहीं कर पाओगे। हद से हद 5-6 क्वेश्चन गलत करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे, मैक्सिमम कह रहा हूं। अगर तुम पूरे पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के छोड़ के आ रहे हो ना, आंख बंद करके सोच लेना सिलेक्शन हो गया। तुम्हें पता है भारत के अंदर मैक्सिमम लोगों के सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो तुक्केबाजी का खेल में नेगेटिव मार्किंग का शिकार होकर आते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा शिकारी है, हमारे सामने खड़ा होता है और हमें ये वृक्ष के रूप में दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ की छाव में हमें खड़ा कर रहा है।
लेकिन मानो ना मानो ये पीछे से गला घोटता रहता है, ये एक ऐसा शिकारी होता है। जब हम क्वेश्चन टिक कर रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है यार ये सही है, यार ये सही है, लगा दे लगा दे, लगा देते हैं, लेकिन बाद में नेगेटिव मार्किंग के साथ हम डूब जाते हैं। सच। इसीलिए लास्ट का आधा घंटा मैं दे रहा हूं, इसीलिए सर जो क्वेश्चन सोचने वाले थे उन पे सोच विचार करेंगे। सोच विचार करने में कुछ सही भी हो जाते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं, लेकिन पूरा जितना मुझे आता था वो मैंने 1.5 घंटे में खत्म कर दिया। तो 75% टाइम मैंने पॉजिटिविटी को दिया। 25% में से इतना लद्दड़ तो मैं नहीं हूं कि 25 का 25 नेगेटिव ही करके आऊंगा। सर उस 25 टाइमिंग में से 25% टाइमिंग में से कुछ टाइमिंग पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही है, कुछ सही भी होगा। तो इसी स्ट्रेटजी से जब हम पेपर करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू मी सॉल्व कर दोगे। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल पे अटैक करना, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं। एक बात याद रखना, देश के अंदर सबसे ज़्यादा IAS PCS इंजीनियर बन रहे हैं। क्यों? हमारी इतनी ज़्यादा पावर होती है रटने की। इंजीनियर करना सही में आसान नहीं होता। हम इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि हम अगर किसी चीज़ को रटने बैठ जाए तो सीरियसली हम लोग बहुत अच्छा रटते हैं, बस हमें आदत होती है कि हम रट नहीं सकते, अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको पहचानते नहीं हैं, इसीलिए हम कहते हैं हम रट नहीं सकते, लेकिन हम बहुत अच्छा रट सकते हैं। सच बात है, ठीक है। एक इंजीनियर जो है वो सबसे जल्दी साधु नहीं बनता है, और साधु जब वो बनता है ना तो उसको काफ़ी ग्रंथ याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रट्टा मारने की आदत पड़ जाती है। तुमने इंजीनियरिंग में इतनी चीज़ें रटी है ना कि दुनिया में किसी ने नहीं रटी होगी, समझना। इसलिए नॉन टेक्निकल पे अटैक करना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं हमें प्यारे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच में बी टर्म्ड एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इनमें से कौन सा रॉक आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाता है? ऑप्शन ABCD सॉल्व करेंगे मेरे मेरे दोस्तों। समय आप लोगों को 15 सेकंड का अलॉट किया गया क्वेश्चन के लिए। चले, अभी बात आती है समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सैंडस्टोन स्ट्रेटिफाइड है, लाइमस्टोन स्ट्रेटिफाइड है, स्लेट भी स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन मार्बल जो है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। मार्बल कैसा है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप लोगों को कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। लाइम इज अवेलेबल इन द फ्री स्टेट, लाइम इज मेड फ्रॉम द जिप्सम, लाइम इज मेड फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट और नन ऑफ दीज। 10 सेकंड का समय अलॉट करा जाएगा क्वेश्चन को लेकर। जल्दी सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करा। जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए आगे मेरी बात आती है यहाँ पर कि आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कैल्सिनेशन टॉपिक के बारे में। और कैल्सिनेशन में हम लोगों ने जाना था कि हमारा जो लाइम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। सो आई विल से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड आर। सर अभी थोड़ी देर पहले करा था। 10 सेकंड बहुत है ना, जल्दी करते हैं। 10 सेकंड का समय अलॉट किया गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन कभी स्क्रीन पर देखो तो समझ लेना तुम्हारा सिलेक्शन होते होते रह गया। क्यों? कंपटीशन पता है कितना बढ़ जाता है। सितारा वही बनता है जो सारा साल मेहनत करके आखिरी दिन भी मेहनत करता है। सच बात है ये, वरना सारा साल मेहनत करने वाली दुनिया है और आखिरी में रहने वाली भी दुनिया ही होती है। सितारा एक ही बनता है। ठीक है, तो समझ सको तो समझ लीजिएगा। बाय द वे आई विल से दैट ऑप्शन नंबर ए अभी कहां से आया, थोड़ी देर पहले मैंने पूरा कंपोजिशन लिखवाया था, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको, द प्रॉपर साइज ऑफ द क्यूब फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए आपके क्यूब का साइज कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। 20 सेकंड का समय अलॉट करता हूं, सोचो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का भी पता है, सॉल्व करेंगे जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है मेरी यहाँ से समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप सीमेंट मोल्ड की बात करते हैं, जब आप सीमेंट टेस्टिंग के टाइम पे मोल्ड की बात करते हैं, इसका साइज होता है 70.6 mm का। और जब मैं बात करता हूँ कंक्रीट के टाइम की मोल्ड की, इसका साइज होता है 150 mm का। दोनों ही साइज आप लोगों को याद रखने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कहता है? जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट। व्हाई वी ऐड जिप्सम इन द सीमेंट? टू प्रिवेंट क्रैक्स, टू हेल्प C2S and C3S, to give uniform texture or to counteract C3A। सोचेंगे, 20 सेकंड का समय हद से ज्यादा क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करेंगे। घड़ी आपकी स्क्रीन पर चल चुकी है। पंद्रह सेकंड आपके ओवर हो चुके हैं यहां पर। चलिए, और ये 20 सेकंड यहां पर खत्म। अभी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि जिप्सम क्या करता है। जिप्सम जो होता है आपकी सीमेंट के अंदर एक रिटार्डर का काम करता है। जिप्सम जो होता है ये सीमेंट के अंदर रिटार्डर का काम करता है। रिटार्डर बोले तो सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। रिटार्डर बोले तो सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। अभी C3A क्या करता है? C3A क्विक सेटिंग कॉज करता है। C3A क्या करता है? क्विक सेटिंग कॉज करता है। ये सबको पता होना चाहिए। अब मुझे एक चीज का पता है कि जब C3A क्विक सेटिंग कॉज करता है तो भैया ऑपोजिट हो गया ना, हो गया ना उल्टा, काउंटरएक्ट C3A। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको, कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने दिन में अटेन करता है कंक्रीट? 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक या फिर 5 वीक? सोचिएगा, 20 सेकंड आपके जहन में रखे गए हैं, सॉल्व करिएगा। 20 सेकंड आपको अलॉट किए गए। ओके, समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, ये सबको पता है कि शुरू के 7 दिन में आपका कंक्रीट जो है वो 70% स्ट्रेंथ शो करता है और 28 दिन में आपका कंक्रीट जो है वो 99% स्ट्रेंथ शो करता है। यू कैन से दैट 70 से 99 के बीच में मात्र 29% का डिफरेंस आ रहा है और दिन कितने हैं? 21 दिन। यानी 21 दिन के अंदर आपका 29% का स्ट्रेंथ शो करता है आपका कंक्रीट। तो आप यहां से कह सकते हैं सर ज्यादातर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ कितने दिन में आ रहा है? इट इज ओनली एंड ओनली इन द 7 days। सो आई कैन से दैट 1 वीक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको, M20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इंप्लाइज दैट स्ट्रेंथ in 15 centimeter cube at 28 days of the curing will be equal to what? Option A, B, C, D। सॉल्व करेंगे। 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपका। चले, समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर मैं आपको कहना चाहूंगा यहां पर कि भैया आप लोगों का 28 दिन में जो स्ट्रेंथ आता है उसको हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जो आपके M के साथ लिखी होती है। इसकी यूनिट की मैं बात करना चाहूं तो वो क्या होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 28 दिन पर ये जो M के साथ नंबर होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में यही स्ट्रेंथ शो करता है। I will say 20 Newton per mm square is the strength of that concrete in 28 days. So option number C is the correct answer of this question. Next question आपका स्क्रीन पर, characteristic strength of the concrete is measured at what? कितने दिन पे characteristic strength measure होती है? जरा सॉल्व करिएगा, 10 सेकंड का समय, यहाँ पर कोई गलत नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने टाइम पर मेजर करी जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। चले समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर आप सभी के लिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया दैट इज एट 28 डेज। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप लोगों की 28 दिन पर मेजर करी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे मेरे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्वेश्चन आपको कहता है कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट हेल्प्स इन व्हाट। कॉम्पैक्शन से क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है, एक्सेस वाटर रिमूव होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, या एयर वॉइड्स का एडिशन होता है। सॉल्व करेंगे, 20 सेकंड का समय अलॉट करा गया है इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए समय समाप्ति इस क्वेश्चन से लेकर देखिए क्या होता है, ये सबको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन से क्या होता है, आपका एयर वॉइड्स निकलता है, और जब एयर वॉइड्स आपके डिक्रीज होते हैं तो जाहिर सी बात है ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है। सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ के आए हो, आई विल से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, केमिकली मार्बल क्या है? केमिकली मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, आर्जिलेशियस रॉक है, कैल्केरियस रॉक है, या सिलिशियस रॉक है? मार्बल केमिकली क्या है? मेटामॉर्फिक, आर्जिलेशियस, कैल्केरियस और सिलिशियस रॉक। ऑप्शन ए बी सी डी। सॉल्व करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, समय आपके लिए स्टार्ट हुआ 15 सेकंड का यहां पर। चले सॉल्व करते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है कि केमिकली की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास 3 कैटेगरी आती है, आर्जिलेशियस, कैल्केरियस और सिलिशियस। अभी मार्बल क्या है? मार्बल बनता मेरा कैल्शियम कार्बोनेट से ही है, सो आई कैन राइट कैल्शियम जिसके अंदर आता है उसको कहते हैं कैल्केरियस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बंधु, बिटुमिन जनरली कहां से आता है? जनरली कहां से बिटुमिन आपका आता है? ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंथेटिक, पेट्रोलियम और कोल तार। जल्दी सॉल्व करेंगे, 20 सेकंड का समय स्टार्ट होता है क्वेश्चन को लेकर आप सभी के लिए। इजी क्वेश्चन आपके पास आया, बिटुमिन कहां से आता है? चलिए बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि आपका जो बिटुमिन होता है वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डिस्टिलेशन को करने से आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूँ तो मेरे पास आपका बिटुमिन आता है। बिटुमिन से रिलेटेड कुछ तथ्य आपके ये बनते हैं कि जब आपका बिटुमिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको हम बिटुमिन कहते हैं। जब आपका मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है तो बिटुमिन कहते हैं, और जब आपका मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम उसको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन एस्फाल्ट। हम उसको एस्फाल्ट का नाम देते हैं। और जब ये सेमी फ्लूइड यानी जेल लाइक फॉर्म में होता है, जब यही मटेरियल आपका जेल लाइक फॉर्म में होता है तो हम इसको मिनरल तार का नाम देते हैं। ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको, चलिए, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। अगर ये आपको याद है ना तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अगर ये याद नहीं है तो मैं एक टेबल लिखवाऊंगा, याद करिएगा। फिलहाल आंसर करने के लिए आपके समय अलॉट किए जा रहे हैं 20 सेकंड का, यहाँ पर सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बंधु।
चलिए समय समाप्ति आती है। मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं यहाँ पर कि whenever we are talking about the grade 33 concrete, 33, 43 and 53, सो यहाँ पर मेरे पास आता है 3 दिन का स्ट्रेंथ, यहाँ मेरे पास आता है 7 दिन का, यहाँ मेरे पास आता है 28 दिन का। 3 दिन का स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है? 16, 23 और 33। यहाँ पर मेरे पास आता है 23, 33 और 27, और यहाँ मेरे पास आता है 33, 43 और 53। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी जो यूनिट है, यूनिट इज ओनली एंड ओनली इन द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऐसा मुझे पूछा गया है 3 दिन का, तो 3 दिन की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 33 की, दैट इज 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो आपका होता है, 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो आपका होता है, ये आपका 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आई विल से दैट कि कम से कम 160 होनी चाहिए। अभी ऑप्शन को मद्देनजर रखूं तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। 150 और 160 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आई कैन राइट 150 कैन बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये टेबल हम कहना चाहेंगे सभी को कि भैया याद रखना, बहुत काम की टेबल है, आपके काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि भैया प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट्स एट अ प्रेशर ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। 20 सेकंड का समय इसके लिए भी हम आपके लिए अलॉट करेंगे। जल्दी सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों कि कितना आता है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी सॉल्व करेंगे। प्लाईवुड कितने प्रेशर पर वुडन शीट्स को चिपकाकर बनती है? सॉल्व करते हैं। समय समाप्ति क्वेश्चन के लिए आप सभी के मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए जो प्रेशर की जरूरत होती है वो प्रेशर आपका होता है 0.7 से लेकर 1.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में। आप सभी को ये चीज याद रखनी। ऑप्शन नंबर कोई भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं मुझे ये प्रेशर चाहिए और कोई भी मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या कहता है? Which of the following method may be used for getting more workable concrete? ज्यादा वर्केबल कंक्रीट के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। 30 सेकंड का समय देंगे, आधे मिनट का समय, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। आप पढ़िए, सोचिए, आंसर करिए। चलिए 30 सेकंड का समय देते हैं क्वेश्चन के लिए। चार, 3, 2, 1, 0। चलिए अभी मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमको एक चीज तो पता है कि जब हम सीमेंट कंटेंट को बढ़ाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन वर्केबिलिटी कम होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को कम करूंगा तो वर्केबिलिटी कम होगी, ये भी बिल्कुल गलत है। मुझे बढ़ानी है ना। आगे कहता है एंगुलर एग्रीगेट्स को यूज करूंगा राउंडेड एग्रीगेट्स के केस में, तो भी वर्केबिलिटी कम होगी, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, ये भी गलत है। अगर मैं साइज ऑफ द एग्रीगेट को कम करता हूं तो मेरी वर्केबिलिटी कम होती है, क्योंकि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। आई विल से अकॉर्डिंग टू मी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही गलत था। एसएससी के एग्जाम के अंदर आप कोई भी ऑप्शन लगाए थे तो आपका गलत ही माना जाता, क्योंकि वो सही है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ही गलत था। ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया यहाँ पर, हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग व्हाट? हार्डनेस ऑफ द रॉक कैसे निकाली जा सकती है? हम 30 सेकंड का समय क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के लिए देंगे। जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग, आपके आंसर का इंतजार रहेगा।
चले समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर आप सभी के पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन की आपका जो स्मिथ टेस्ट होता है ये ड्यूरेबिलिटी चेक करने के काम आता है। उसके बाद जो हैमर टेस्ट होता है ये हार्डनेस चेक करने के काम आता है। उसके बाद जो आपका एसिड टेस्ट होता है ये वेदरिंग चेक करने के काम आता है। और उसके बाद जो आपका क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है ये डीके डिग्री चेक करने के काम आता है, मतलब कितना ज्यादा डीके हुआ है मटेरियल बैक्टीरियल फंक्शन की वजह से। तो आई कैन राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक कितना होता है? यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक कितना होता है? रट्टा मारो जिंदाबाद का क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय देंगे, सही रहेगा आप सभी के लिए, करेंगे सॉल्व। यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक 17 to 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन। 18 to 19, 19 to 20 और 20 to 21। समय समाप्ति क्वेश्चन के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप रट लीजिए, लगभग 19 से 20 के बीच में लाई करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो 19 से 20 के बीच में, अभी सॉल्व नहीं करना बता रहा क्योंकि लास्ट टाइम पे आप खड़े हो, सॉल्व एग्जाम में करना भी मत, अभी के लिए आप इसको रट के जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 383, अकॉर्डिंग टू IS 383 द कोर्सेस्ट सैंड फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? कौन से जोन के अंदर कोर्स जोन आपका माना जाता है? ऑप्शन ए जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। थोड़ा सोचिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच। आई विल अलॉट यू 20 सेकेंड और 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। ओके चले समय समाप्ति क्वेश्चन के लिए बात आती है यहां से भैया कि जोन 1 की मैं बात करूं तो जोन 1 क्या रखता है अपने अंदर? जोन 1 रखता है कोर्स मटेरियल, जोन 1 रखता है कोर्स मटेरियल। जोन 4 की मैं बात करूं तो रखता है फाइन मटेरियल। तो तुम्हें समझ में आ चुका है कि कोर्स मटेरियल बोले तो जोन 1 ये होता है जोन 5। आप 1 से लेकर 4 की तरफ जब जाओगे तो आपकी फाइननेस जो है वो इंक्रीज होगी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है? नेक्स्ट चलिए, लो वर्केबिलिटी कंक्रीट कितने स्लम्प के करस्पॉन्डिंग आता है? बहुत इजी टेबल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने स्लम्प के करस्पॉन्डिंग आप लोगों का लो वर्केबल कंक्रीट आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन अच्छा है, काम भी आएगा आपके, ठीक है। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। 15 सेकेंड आप लोगों के ओवर हुए। हाँ जी 25 सेकेंड, 5 सेकेंड शेष रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। ओके नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहाँ पर कि 0 mm का जब स्लम्प शो करता है तो इट इज ऑफ द एक्सट्रीमली लो कैटेगरी। 0 mm का जब स्लम्प शो करता है तो ये एक्सट्रीमली लो कैटेगरी का होता है। 0 से 25 mm का जब ये स्लम्प शो करता है तो ये वेरी लो कैटेगरी का होता है। जब ये 25 से 50 mm का स्लम्प शो करता है तो ये लो कैटेगरी का होता है। और जब ये 50 से 100 mm का स्लम्प शो करता है तो ये मीडियम कैटेगरी का होता है। एंड व्हेन इट इज शोइंग द स्लम्प ऑफ 100 से 175 mm में, देन इट इज ऑफ द हाईली वर्केबल नेचर। तो अभी तुमसे पूछा क्या गया सर? यू आर आस्किंग अबाउट द लो वर्केबिलिटी। लो वर्केबिलिटी बोले तो 25 से 50। आई कैन से ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, करेक्ट नहीं है बट ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे, काम की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर। मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए? एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच आया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
IS 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे जल्दी से। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया, व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉल्व इट। चले, अभी मेरी बात आती है यहाँ पर एक्सपोजर कंडीशन की। मैं बात करूं तो मेरे पास 5 एक्सपोजर कंडीशन है। दैट इज द माइल्ड एक्सपोजर, वन इज द मॉडरेट एक्सपोजर, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन सीवियर एक्सपोजर, देन वेरी सीवियर एक्सपोजर एंड देन एक्सट्रीम। माइल्ड एक्सपोजर के लिए रखा जाता है M20, M25, M30, M35, M40, ये आपको याद रखना है। तो मॉडरेट के लिए कौन सा रखा जा रहा है, दैट इज M25, सो आई विल से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मेरा जो कोड है वो NG लाइव है। आप ही या आपका कोई जूनियर मेरी गाइडेंस में अपनी जेई की तैयारी करना चाहता है तो वो NG लाइव कोड के थ्रू मुझसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकता है। मैं और मेरी टीम उसको लास्ट मिनट रिवीजन तक SSC जेई की तैयारी कराते हैं, ये हमारी एक खास बात रहती है। आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं भैया, कल का एग्जाम जो दोगे बड़ा शांतिपूर्वक देना, बहुत अच्छे तरीके से रखना, कूल माइंडेड होकर आंसर देना, क्योंकि जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो किसी युद्ध से कम नहीं होता। वहां पर एक ऐसा युद्ध होता है जहां सेना नहीं होती, जहां हर कोई अपने आप में एक राजा बनना चाहता है। वहां एक ऐसा युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर कोई वोटिंग नहीं होती, उस युद्ध के अंदर कुछ भी आप लोगों का गुस्सा काम नहीं आता। उस युद्ध के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीतने का एक ही रास्ता होता है कि एग्जाम टाइम पर आप कूल माइंडेड रहो और अपने दिमाग से सोचकर अपने आंसर को टिक करो। उस एग्जाम के अंदर बैठते समय आपको अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की सोचनी है, वो ज्यादा अच्छा आपके काम में आएगा। ये चीज बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। सुबह जब आप घर से निकलने एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम देने से पहले प्लीज आप लोग कुछ हैवी खाकर मत जाइएगा, क्योंकि साइंस क्या कहती है कि जब हम कुछ हैवी खाते हैं तो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और जब हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो हमें नींद आने लगती है। अब जाहिर सी बात है, जब नींद आने लगेगी, उबासियां आने लगेगी, तो आपका दिमाग भी सोएगा। दिमाग सो गया तो भाई सारी जिंदगी सोते रह जाएंगे। तो ये वो पूरी जिंदगी की, भाई मैं एक बात कहूं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, मेरे टीचर ने मुझे एक बात बहुत अच्छी कही थी। मुझे ये बात उन्होंने कही थी कि ये एग्जाम जो है ना, ये तुम्हारी 1 साल की मेहनत नहीं होती, ये तुम्हारे उस नर्सरी से उस प्लेवे की मेहनत होती है, उस तुम्हारे माँ बाप की, जब तुम पैदा होते हो उस माँ बाप के संस्कार से लेकर शुरू होती है तुम्हारी मेहनत। और यहां पर तुम्हारी 1 साल की मेहनत नहीं होती, जितनी आज तक तुमने पढ़ाई करी है वो सारी मेहनत तुम्हें अब दिखती है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल होता है। यहां तुम कोई अपने सेमेस्टर को पास करके अपग्रेड नहीं होते, यहाँ तुम कोई डिग्री नहीं लेते, यहाँ पे तुम कोई मार्कशीट नहीं लेते हो, यहाँ पे तुम कोई किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हो, यहाँ अपनी जिंदगी को बनाने के लिए करते हो। तो समझ कर चलिएगा, एक जिम्मेदारी का एहसास अपने ऊपर रखिएगा कि तुम लोग जो भी अभी करने जा रहे हो वो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड्स, अपने उन सभी करीबी दोस्तों के लिए भी करने जा रहे हो जिनको तुमसे उम्मीद है। तुम यहां पर सिर्फ एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तुम लोगों की उम्मीद को कायम करने जा रहे हो। तुम एग्जाम सिर्फ देने नहीं जा रहे हो, तुम अपने देश का भला करने के लिए एक स्टेप ऊपर चढ़ने जा रहे हो। और इतने कॉन्फिडेंस से जाइएगा कि जिस दिन पहला स्टेप ऊपर रखा तो इंशाल्लाह ऊपर चढ़ूंगा, नीचे गिरूंगा नहीं। ये सोच कर जाना है, ओवर एटीट्यूड में नहीं जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। कोशिश करनी है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो पहली बात तो आप अपने समय से पहुंचिएगा। देखिए कोरोना टाइम चल रहा है तो वो चेकिंग पूरी करेंगे। दूसरा, समय अगर लेट हो गया तो वो फिर घुसने नहीं देंगे। पूरी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, ठीक है। किसी भी सेंटर पे जाइए, भारत के सर्वाधिक सेंटर पे स्ट्रिक्टनेस है, तो आई विल से कि आप टाइम से पहुंचिएगा, पूरा सामान लेकर जाइएगा, इत्मीनान से सब कुछ चेक करके आप लोग जाइएगा अपने आप को। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर पे जाते टाइम ज्यादा बात मत करना।
क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग ज़्यादा बात करते हैं एग्ज़ाम से पहले, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो पूरे एग्ज़ाम तक लास्ट तक बैठ सके। बैठने सिर्फ बैठना नहीं होता, तशरीफ तो हर कोई टिका देता है, एग्ज़ाम टाइम पे अपने दिमाग को वहाँ बिठाना होता है, दैट इज़ द मेन थिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल से कि यार आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम बहुत ही इत्मीनान से देना, बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी ये चीज़। ज़्यादा बात मत करना, शांतिपूर्वक जाना, अपने माँ बाप को याद करना, अपने भगवान को याद करना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी बनाने वाला एग्ज़ाम है, ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम के थ्रू तुम खलीफा बनोगे, ये बात सच है। मैंने तुम्हें एक ही बात कही कि जहाँ तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो वहाँ पर कोई सेना नहीं होती, और वो एक युद्ध होता है जहाँ हर कोई अपने आप में राजा बनना चाहता है। तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो छोटा चीज़ नहीं होता। समझने का प्रयास करना अच्छा रहेगा। सो अभी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है मैं यही रोकना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन समय की मेरे पास पाबंदी रहती है, और उसी पाबंदी के अंदर मेरे को सब कुछ कराना होता है। थोड़ा सा सीख दिया, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, थोड़ी सी एडवाइस दी, थोड़े से क्वेश्चन कराए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आज, और जो भी एग्ज़ाम देंगे 30 तारीख तक, सभी को मेरा प्यार, ठीक है। सो चलते हैं गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और इस बारी पक्का पार, ये बात आपको सोच कर रखनी है, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करो, और आपको एक चीज़ याद रखना है, जेई बनने के बाद भी देश है तो हम हैं, हमें जो करना है अपने देश के लिए करना है, एक अच्छी राह पर चलना है, अपने माँ बाप के जो सपने हैं वो सारे सपने पूरे करने हैं। तो यही एक जिम्मेदारी होती है, इसी को शायद इंसानियत का नाम दिया गया है। किसी ने कहा था भगवान होता है, होता होगा, हमें तो अपने माँ बाप में भगवान दिखता है, और अपने भगवान की हर चीज़ को पूरा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मेरे संस्कार मुझे मेरे माँ बाप ने दिए, तुम्हारे अंदर भी ये फील और ये संस्कार होने चाहिए, ठीक है। बाय द वे, बाय।